Hello students, how are you? I am Renu Gupta. Welcome all of you in my channel Let's Become Mathematician. लीनियर प्रोग्रामिंग का एक लेक्चर हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में सिर्फ हमने अभी बेसिक डेफिनेशन ही सीखी उसकी कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और हम इन इक्वालिटीज़ की इक्वेशन से कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक इक्वेशन से या दो इक्वेशन से या तीन इक्वेशन से, फिर उनका हाफ प्लेन कैसे डिसाइड होता है। आज हम सीखेंगे फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। फार्मूलेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम को पहले हमें फार्मूलेट करना होगा, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मीन्स हमें उसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होगा, मैथमेटिकल फॉर्म में उसे फॉर्मेट करना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए एक फर्नीचर बनाने वाला है, फर्नीचर फर्म है, वो चेयर और टेबल्स दो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है। ईच रिक्वायर 3 मशीन्स। मीन्स चेयर और टेबल दोनों बनाने के लिए 3 तरह की मशीन्स ए, बी और सी की ज़रूरत है। जो प्रोडक्शन ऑफ चेयर है उसे 2 घंटे चाहिए मशीन ए पर और 1 घंटा चाहिए मशीन बी पर। इसी तरह हमें टेबल के लिए दिया हुआ है कि उसे दोनों मशीन ए और बी पे 1-1 घंटा टाइम चाहिए बनाने के लिए। प्रॉफिट जो है एक चेयर को बनाने के लिए मान लीजिए 30 रुपये है, मिलता है हमें, और टेबल को बनाकर सेल करने के लिए जो हमारा प्रॉफिट है वो 60 रुपये है। टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक। टाइम अवेलेबल भी कंस्ट्रेंट होगा कि जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी जो मशीन है वो 24 घंटे काम करती रहेगी, पूरा सातों के सातों दिन काम करेगी। तो जो आपकी टेबल को और चेयर को बनाने वाली जो मशीन ए है वो 70 घंटे के लिए, मशीन बी 40 आवर्स के लिए और मशीन सी 90 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो हमें एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन बनाना है कि बताइए आप कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स बनाएं जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। मैं इसे थोड़ा सा रफ वे में लिख दूं। हमें 2 चीजें बनानी है, चेयर एंड टेबल। 3 मशीनें हैं हमारे पास, ए, बी, सी। जो ए मशीन पे चेयर बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, 2 आवर्स वो ए पे लेती है। उसके बाद 1 आवर लेती है बी मशीन पे और 1 आवर लेती है सी मशीन पे। इसी तरह जो टेबल बनाने के लिए है वो 1 आवर मशीन ए पे, 1 आवर ही मशीन बी पे और उसके बाद 3 आवर्स लेती है मशीन सी पे। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो हमें एक प्रॉफिट पर पीस, प्रॉफिट जो है हमें 30 रुपीज होता है एक चेयर को सेल करने के बाद और 60 रुपीज होता है टेबल को सेल करने के बाद। जो टाइम अवेलेबल है हमारे पास पर वीक, टाइम अवेलेबल वो जो मशीन ए है वो मुझे यहां लिखना चाहिए, टाइम अवेलेबल पर वीक। टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है वो 70 आवर्स का मशीन ए का है, 40 आवर्स का है मशीन बी का और 90 आवर्स का है मशीन सी का। इसे पहले मैथमेटिकली बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि मान लीजिए हमें 2 आइटम प्रोड्यूस करनी है, टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 मशीनों का सहारा लेना पड़ता है, ए मशीन, बी मशीन एंड सी मशीन। एक चेयर बनाने के लिए 2 घंटे ए मशीन पे काम करना पड़ता है, 1 घंटा मशीन बी पे, 1 घंटा मशीन सी पे। इसी तरह टेबल बनाने के लिए 1 घंटा मशीन ए पे, 1 घंटा बी पे और 3 घंटे सी पे काम करना पड़ता है। मशीन ए हमारे पास पूरे हफ्ते में 70 आवर्स के लिए अवेलेबल है, मशीन बी 40 आवर्स के लिए और मशीन सी 90 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अब जो प्रॉफिट हमें मिलता है सेल करने पे, एक चेयर को सेल करने पे 30 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है, टेबल को सेल करने पे 60 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। अब हमें ये देखना है हम कितनी टेबल बनाएं, कितनी चेयर बनाएं कि हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो सके और ये जो अवेलेबिलिटी है ये भी सारी की सारी
कवर हो सके। अब आप कहेंगे कि हमें तो टेबल बना लेनी चाहिए, क्योंकि टेबल पे तो 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि चेयर पे तो 30 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ। अब मान लीजिए आप टेबल बनाने की बात करते हैं, आपको सी मशीन पे 3 घंटे चाहिए, तो और 90 घंटे के लिए अवेलेबल है। मान लो मैं 30 टेबल बना लेती हूँ तो 90 घंटे के लिए अवेलेबल होगी, राइट। फिर 30 घंटे ये लगेगा, तो 10 घंटे बेकार गए, 30 घंटे ये यूज हो जाएंगे, जबकि 70 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो 40 घंटे बेकार गए। अब सी तो हमारे पास मशीन बची ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा टाइम टेबल ने ले लिया, तो जो बाकी के हवर्स बच गए ए और मशीन के, उसका क्या करेंगे, तो वो रिसोर्स हमारा बेकार चला जाएगा। तो इसका मतलब हम खाली टेबल अगर बनाते हैं और वो 20 बनाते हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज की वेस्टेज जाती है। तो इस टाइप से अगर हम वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम यही चीजें सीखते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट, राइट। तो पहले आज हम जो सीखेंगे वो सिर्फ फार्मूलेट करना, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे फार्मूलेट करते हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे फार्मूलेट करते हैं। हमें नहीं पता हमें कितनी चेयर बनानी है और कितनी टेबल बनानी है। हम मान लेते हैं कि हमें जो है x चेयर्स बनानी है। सपोज हमें जो चेयर्स बनानी है वो x तो हम चेयर्स बना रहे हैं और y हम टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हम ए मशीन की बात करते हैं। ए मशीन कितने घंटे के लिए यूज हो गई, एक चेयर बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए, एक्स चेयर बनाने के लिए कितने घंटे यूज हो जाएगी, 2x। एक टेबल बनाने के लिए 1 घंटा यूज होती है, तो y टेबल बनाने के लिए कितने घंटे यूज हो गई, y। और ये कुल मिला के जो टोटल घंटे बने हैं वो कितने से कम होने चाहिए, 70 घंटों से, क्योंकि जो ए मशीन है वो सिर्फ 70 आवर्स के लिए अवेलेबल है। 2x आवर तो ले लिए चेयर ने, 1y आवर्स ले लिए टेबल ने, तो कुल मिला के ये किससे लेस इक्वल होना चाहिए, 70 से। इसे मैं एक दूसरे लैंग्वेज में सिखाती हूँ कि मान लीजिए हम 20 चेयर बनाते हैं और 10 टेबल बनाते हैं, तो इसका मतलब कितने आवर्स हो गए, 40 घंटे। 40 घंटे तो चेयर ने ले लिए, और अगर हम 10 बनाते हैं तो 10 घंटे टेबल ने ले लिए। मतलब हम जितनी भी चेयर टेबल बनाएं, कुल मिला के वो जो घंटे कंज्यूम होंगे वो 70 घंटों से कम होने चाहिए, क्योंकि 70 से ज्यादा घंटे के लिए तो मशीन ही अवेलेबल नहीं है। अब हम बी मशीन की बात करते हैं। बी मशीन पे एक चेयर बनाने के लिए 1 घंटा हमें बी मशीन को यूज करना होगा। और हम कितनी चेयर बना रहे हैं, एक्स, तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे यूज हो गए, 1x। इसी तरह टेबल, एक टेबल बनाने के लिए बी मशीन पे 1 घंटा लगता है और हम वाई टेबल बना रहे हैं, तो टोटल कितने घंटे लग गए, वाई। और ये कितने से लेस होना चाहिए, 40 से, क्योंकि 40 से ज्यादा के लिए तो बी मशीन अवेलेबल नहीं है। सेम वे सी मशीन चेयर बनाने के लिए 1 तो 1 घंटा, तो एक्स चेयर बनाने के लिए x घंटे। इसी तरह टेबल बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए सी मशीन पे हमें 3 घंटे काम करना पड़ता है, तो y टेबल बनाने के लिए हमें 3y काम करना पड़ेगा। और ये कुल मिला के कितने से लेस होना चाहिए, 90 से। और देखिए x भी आपका ग्रेटर इक्वल 0 होगा, y भी ग्रेटर इक्वल 0 होगा। क्यों होगा, या तो हम कोई चीज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो x 0 हो जाएगा। मान लीजिए हम एक भी चेयर नहीं बनाते तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, तो x हमारा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली y या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हम लेते हैं प्रॉफिट। मान लो हमने प्रॉफिट को z ले लिया, प्रॉफिट यानी कि z। कितना प्रॉफिट होगा, एक चेयर को सेल करके हमें 30 रुपीज का प्रॉफिट होता है। हम x चेयर्स बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 30x। एक टेबल को सेल करके हमारा 60 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, तो y टेबल को सेल करके कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 60y। और इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेट होगी। मतलब जो प्रॉब्लम हमें दी हुई थी हमने उसे मैथमेटिकली फॉर्मूलेट कर दिया। ये इक्वेशन और ये हमारा
कंस्ट्रेंट प्रॉफिट्स मीन्स हमें x और y इस टाइप से सॉल्व करने होंगे, निकालने होंगे जो इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो हमारे प्रॉफिट को भी मैक्सिमम कर सके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक डाइट प्रॉब्लम लेते हैं। डाइट प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर ने ये रिकमेंड कर दिया कि आपको कुछ मात्रा में कैल्शियम मिनरल्स आपको डेली लेने हैं, कुछ mg कैल्शियम, कुछ mg आपको आयंस मान लीजिए आपने लेने हैं। आपके पास दो तरह के फूड अवेलेबल हैं, एक एप्पल है और एक बनाना है। एप्पल में आयन भी है और एप्पल में कैल्शियम भी है। मान लीजिए बनाना में भी एप्पल भी है और आयंस भी है, राइट। उसके बाद एप्पल की कॉस्ट 10 रुपए पर पीस है, बनाना की कॉस्ट 5 रुपए पर पीस है। आपने दोनों तरह की डाइट खानी है। आपका टारगेट क्या होगा कि जितने डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं कैल्शियम और आयंस, आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। मिनिमम मतलब एप्पल कॉस्टली है तो आप कम एप्पल परचेज करें, बनाना सस्ते हैं तो आप ज़्यादा बनाना परचेज करें, लेकिन कितने। इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको एक बता रही हूँ। मान लीजिए एक डाइट आपको लेनी है जिसमें कम से कम 400 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स फैट्स एंड 300 यूनिट्स प्रोटीन की जरूरत है। दो तरह के फूड्स अवेलेबल हैं, F1 एंड F2। F1 की जो कॉस्ट है, अभी मैं रफ फॉर्म में लिख रही हूं, 2 रुपए पर यूनिट है और F2 की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए पर यूनिट है। जो F1 है उसमें 10 यूनिट F1 में, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। जो F1 है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 10 यूनिट है, 20 यूनिट्स है फैट और 15 यूनिट है प्रोटीन। F2 में 25 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 10 यूनिट फैट है और 20 यूनिट्स प्रोटीन है। हमें जो इनको फार्मूलेट करना है वो किस टाइप से फार्मूलेट करना है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है 400 यूनिट, फैट की रिक्वायरमेंट 500 यूनिट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 300 यूनिट, वो भी पूरी हो जाए। F1 और F2 कितने लिए जाए फूड, इनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़ जाए। मैं रिपीट कर रही हूँ, इस प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से समझिए। एक डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आपको डेली ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आपको 400 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स मिले, 500 यूनिट फैट मिले, 300 यूनिट प्रोटीन मिले। आपके पास दो तरह के फूड अवेलेबल हैं, उन फूड का नाम हमने दे दिया F1 और F2। F1 में इतने कार्बोहाइड्रेट्स है, एक F1 में, मान लो मैं इसको F1 को एप्पल मान लेती हूँ, तो एक एप्पल में इतना कार्बोहाइड्रेट्स है, ये फैट है और ये प्रोटीन है। F2 फूड के अंदर मान लो हमने इसको बनाना ले लिया, उसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने फैट्स हैं और इतने प्रोटीन है। एक F1 की कॉस्ट 2 रुपए है और एक F2 की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है। अब हमें कितने तो F1 लें और कितने यूनिट्स F2 लें, कितने एप्पल लें, कितने बनाना लें, ताकि हमारी टोटल ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए और इतना ही मिल जाए। मतलब कम से कम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम इतना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में फ़र्क है। मीन्स जो डाइट हम लेंगे उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन है वो इससे ज़्यादा होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हम X क्वांटिटी ले लेते हैं F1 फूड की और Y क्वांटिटी ले लेते हैं F2 फूड की। पहले हम कॉस्ट की ही बात करते हैं। कॉस्ट Z कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एक F1 की कॉस्ट 2 रुपए है, तो हमने कितने F1 लिए X, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 2X। एक F2 प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, फूड की कॉस्ट 4 रुपए है, हमने कितने F2 लिए हैं Y, तो कितना हो गया 4Y। और हमें इस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। कॉस्ट तो मिनिमाइज ही करेंगे, मैक्सिमाइज तो नहीं करेंगे।
अब हम इस इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं। देखिए टोटल कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया अब हमें। पहले हम सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ते हैं। एक F1 से मीन्स F1 को फिर एप्पल समझिए, एक एप्पल से मुझे 10 कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो मैंने कितने एप्पल खरीदे हैं? X खरीदे हैं, तो इसका मतलब मुझे कार्बोहाइड्रेट्स कितना मिल गया? एप्पल से 10x। F2 से कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिला है? 1 से 25 मिल रहा है, तो कितने कार्ब लिए हैं हमने? F2 Y लिए हैं, तो इसका मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट्स मुझे कितना मिला? 25Y। 10 मिलता है F1 से, 25 मिलता है F2 से, ये मैंने X खरीदे हैं, ये मैंने Y खरीदे हैं, तो इसका मतलब 10x प्लस 25Y। और ये कितना होना चाहिए? 400 से ज्यादा, कम से कम 400 कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो यहाँ साइन लगेगा ग्रेटर इक्वल का। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज मिलके 400 से ज्यादा होना चाहिए। पिछली प्रॉब्लम में लेस इक्वल था क्योंकि जो वो मशीन थी वो 70 घंटे या 40 घंटे या 50 घंटे से ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं थी। मतलब हमारा जो टाइम कंज्यूम होना था, जो हमारा टाइम यूज करना था, जितनी देर हम उस मशीन पे काम कर सकते थे, वो उस घंटे से कम होनी चाहिए थी, तो वहां हमने लेस इक्वल का साइन डाला है। अब बात करते हैं फैट्स की। एक F1 फूड से हमें 20 फैट मिलता है, तो हमने कितने F1 लिए? X लिए, तो इसका मतलब हमारा फैट कितना मिल गया हमें? 20x प्लस इसी तरह F2 से कितना मिल रहा है? 10, तो 10y। और ये कितने से ज्यादा होना चाहिए? ऑफ कोर्स 500 से ज्यादा, ये होना चाहिए 500 से ज्यादा। इसी तरह प्रोटीन, एक F1 से हमें 15 यूनिट प्रोटीन मिल रहा है, तो हम F1 कितना खरीद रहे हैं? X खरीद रहे हैं, तो प्रोटीन कितना मिल गया? 15x। इसी तरह F2 से प्रोटीन कितना मिलेगा? 20y। और ये किससे बड़ा होना चाहिए? 300 से। एंड ऑफ कोर्स बताने की जरूरत नहीं है, X भी 0 से बड़ा होना चाहिए और Y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो खरीदेंगे ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। या तो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो भाई X और Y 0 हो जाएंगे, और अदरवाइज X और Y में तो पॉजिटिव रहना ही है। तो ये हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगी। इसे सॉल्व भी करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ हम सिर्फ इन्हें फॉर्मुलेट करना सीखते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मान लीजिए एक फैक्ट्री से आपको 2 अलग अलग जगह पे माल पहुंचाना है, P जगह पे और Q जगह पे, या 3 जगह पे माल पहुंचाना है। एक जगह पे माल पहुंचाने का कॉस्ट ज्यादा लगता है, दूसरी पे माल पहुंचाने का कॉस्ट कम लगता है। लेकिन जहां कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, हो सकता है वहां से प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा हो, और जहां पे कॉस्ट कम लग रही है वहां प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और जहां कॉस्ट ज्यादा लग रही है वहां प्रॉफिट कम मिल रहा है। लेकिन हमें माल सारी फैक्ट्रीज में भिजवाना है, तो हमें क्या करना होगा? अपने कॉस्ट को मिनिमाइज, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करना है। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए एक मेडिसिन कंपनी है, उसकी फैक्ट्रीज है 2 जगह पे। पहले मैं रफली लिख रही हूँ, ये फैक्ट्रीज है A एंड B, 2 फैक्ट्रीज है A एंड B। फ्रॉम दीज प्लेसेस वो 3 एजेंसीज को माल सप्लाई करता है, P Q R। 2 फैक्ट्री हैं, 3 एजेंसी को माल भेजना है, एक P एजेंसी है, एक Q एजेंसी है, एक R एजेंसी है, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। जो मंथली रिक्वायरमेंट है, जो P एजेंसी है उसकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो 40 यूनिट की है, Q की भी 40 की है, और इसकी 50 की रिक्वायरमेंट है पैकेट्स ऑफ मेडिसिन की। मतलब P एजेंसी को, P दुकानदार को इस फैक्ट्री से, इस मालिक से 40 पैकेट की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह Q को भी 40 चाहिए और R को भी 40 चाहिए। उसके बाद जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, A फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 की है और B की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो 70 पैकेट्स है। अब वो क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ती है, उसने किस टाइप से बनाया है, मैं आपको वो बना के देती हूँ पहले। फ्रॉम टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट
P, Q, R, A and B means P से A तक माल पहुंचाने का जो खर्चा है वो 5 रुपए है और इधर से 4 रुपए, Q से 4 रुपए, यहाँ 2 रुपए, R से 3 और यहाँ से 5 रुपए। 3 agencies situated. The monthly requirement of the agencies are this of the medicine and the cost जो है P से A तक का जो खर्चा पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का और P से B तक का, इसी तरह क्या हुआ R से वो दिया हुआ। हमें इसे लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्मुलेट करना है और ये बताना है कि हाउ मैनी पैकेट्स फ्रॉम ईच फैक्ट्री बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एजेंसी की कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम पड़े। मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए आपके पास 2 फैक्ट्रीज हैं, एक ए फैक्ट्री एक बी फैक्ट्री, 2 अलग अलग जगह पे है। ए फैक्ट्री अलग जगह पे है, बी फैक्ट्री अलग जगह पे है। आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है वो 60 पैकेट मेडिसिन की होती है और बी में 70 पैकेट की होती है। मान लीजिए डेली की बात करते हैं हम, डेली इतनी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद पी से क्यू और आर, इन तीनों फैक्ट्रीज को आपने माल भिजवाना है, चाहे आप ए से भिजवाएं चाहे बी से। इसे 40 पैकेट चाहिए, इसे 40 चाहिए, इसे 50 चाहिए। ये कॉस्ट दी हुई है कि पी से ए तक कितनी कॉस्ट पड़ती है, पी से बी तक माल ले जाने में कितनी कॉस्ट पड़ती है। इसी तरह क्यू से ए तक, क्यू से बी तक, आर से ए तक, ये रुपीस में है कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, हमारा सारा ये माल भी पहुंच जाए। इन्हें 40, 40, 80 और 50, 130, देखिए 130 पैकेट चाहिए और हम 130 पैकेट ही बना रहे हैं। तो हमें 130 के 130 पैकेट इन फैक्ट्रीज में, इन एजेंसीज में भिजवाने हैं। लोग किस टाइप से भिजवाएं ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम पड़े। मान लीजिए मैं सारा का सारा माल ए फैक्ट्री से पी को भिजवा दूं सारे पैकेट, तो कॉस्ट जो है 5 रुपए पर पैकेट पड़ती है, तो हमारा 200 रुपए का जो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पड़ जाएगी। तो ये चीजें हमें किस टाइप से फॉर्मुलेट करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक टेबल बनता है डायग्रामेटिकली। वो टेबल क्या बनेगी, एक डायग्राम बना रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहीं लिख देती हूँ। यहाँ पर 40, 40 और यहाँ पर 50 जो इनकी रिक्वायरमेंट है, ये मैंने यहीं डाल दी क्योंकि ऊपर बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए। हम इसको कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये हमारी पी एजेंसी है, ओके, ये हमारी क्यू एजेंसी है और ये हमारी आर एजेंसी है, जिन तीनों पे माल जाना है। ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए, ये मेरी फैक्ट्री है बी, राइट। मान लीजिए मैं ए फैक्ट्री से पी फैक्ट्री में एक्स माल भिजवा दूं। मैं एक चीज और लिख दूं कि मेरी जो 2 फैक्ट्री हैं ए और बी, इनकी जो टोटल हमारी वो है 60 और 70 है। मतलब ए फैक्ट्री में टोटल 60 का माल है अवेलेबल और यहाँ 70 पैकेट्स का अवेलेबल है। चलिए मान लीजिए मैंने क्या किया है, ए फैक्ट्री से पी फैक्ट्री को एक्स माल भिजवा दिया। पी फैक्ट्री को टोटल माल कितना चाहिए, 40 चाहिए। एक्स तो इसको यहाँ से मिल गया, इसका मतलब बाकी माल उसको बी फैक्ट्री से मिलेगा, तो बी से कितना मिलेगा, 40 माइनस एक्स। क्लियर। पी फैक्ट्री को टोटल 40 पैकेट चाहिए। अगर ए फैक्ट्री से मैंने एक्स माल भिजवा दिया तो बी फैक्ट्री से 40 माइनस एक्स मिलेगा। उसके बाद मैंने मान लिया कि ए फैक्ट्री से मैंने क्यू फैक्ट्री को वाई माल भिजवा दिया, तो इसका मतलब उसे टोटल कितना चाहिए था, 40 पैकेट चाहिए। तो इसी तरह उसको बी फैक्ट्री से कितना मिलेगा, 40 माइनस वाई। अब ए फैक्ट्री से आर को कितना मिलेगा, देखिए ए फैक्ट्री के पास टोटल माल 60 पैकेट है। एक्स पैकेट उसने पी को दे दिया, वाई पैकेट उसने क्यू को दे दिया, तो बाकी पैकेट वो किसको देगा, आर को देगा। कितने देगा, 60 में से एक्स और वाई को खत्म करने के बाद, मान लो इसको 15 देता है, इसको 10 देता है, तो 25 पैकेट तो बांट दिए ना। तो 60 में से 25 घटाने के बाद जितने बचे 35, तो 35 यहाँ देगा। तो यहाँ कितने देगा, 60 माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। अब आर को इतने तो मिल गए ए से, उसे टोटल कितने चाहिए, 50। तो इसका मतलब उसको बाकी कितने किससे मिलेंगे, बी से मिलेंगे। तो बी से उसको कितने मिलेंगे, उसको चाहिए 50
और मिल गए कितने 60 माइनस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब 50 माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई माइनस 10। तो यहां से उसको जो मिलेगा माल x प्लस वाई माइनस 10। क्लियर। अब हम बात करते हैं खर्चे की। P और A का खर्चा कितना है 5 रुपए का है। यहां पर मैं कोस्ट लिख देती हूँ 5 रुपए। A से P से लेकर A तक का खर्चा 5 रुपए, P से लेकर B तक का खर्चा 4 रुपए, Q से लेकर A तक का खर्चा 4 रुपए, Q से लेकर B तक का खर्चा 2 रुपए। उसके बाद R और A के बीच में जो एक्सपेंडिचर है वो 3 रुपए है और R और इसके बीच में एक्सपेंडिचर 5 रुपए है। हमें क्या करना है, अब इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हर एक इक्वेशन को लेके चलते हैं। 40 माइनस एक्स पहली इक्वेशन, 40 माइनस एक्स को ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। वही बात है कि मान कुछ तो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। उसके बाद 40 माइनस वाई को भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। x प्लस वाई माइनस 10 को भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। ये x 40 से कम होना चाहिए। क्यों 40 से कम होना चाहिए भाई? जो A फैक्ट्री है वो P को माल भेज रही है, A के पास टोटल ही 40 पैकेट, उसको जो माल चाहिए P फैक्ट्री को वो 40 से तो कम ही चाहिए ना, मैक्सिमम 40 चाहिए। तो इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा माल कितना दे सकता है? 40 ही देगा ना, 40 से ज्यादा तो नहीं देगा, तो 40 से लेस होगा। इसी तरह वाई Q को टोटल माल कितना चाहिए? 40 चाहिए ना, तो इसका मतलब जो हमारा वाई है वो भी 40 या 40 से कम होगा। मैक्सिमम वो यहाँ से 40 के 40 उठा लेगा, 40 से ज्यादा तो नहीं उठा सकता, तो ये भी आपका 40 से लेस होगा। उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इसकी कोस्ट कैलकुलेट करनी है। कोस्ट जेड मान लेते हैं कोस्ट। चलिए कितनी कोस्ट आएगी? ए से पी के बीच में 5 रुपए की कोस्ट है और वो एक्स पैकेट भेज रहा है। एक पैकेट को भेजने की कोस्ट 5 रुपए है, तो एक्स पैकेट भेज रहा है तो कोस्ट कितनी होगी? 5x। अब इधर आ जाते हैं। यहां से यहां तक कोस्ट 4 रुपए पर पैकेट है, वाई पैकेट भेज रहा है तो 4y हो गया। यहां से यहां तक कोस्ट 3 रुपए पर पैकेट है, तो कितने पैकेट भेज रहा है? 60 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इधर चलते हैं। यहां तक खर्चा 4 रुपए है, पैकेट भेज रहा है 40 माइनस एक्स, तो 4 इंटू 40 माइनस एक्स। यहां तक खर्चा 2 रुपए है, तो 2 इंटू 40 माइनस वाई। यहां तक जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 5 रुपए है और पैकेट भेज रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 10, तो प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 4y प्लस 180 माइनस 3x माइनस 3y प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 160 माइनस 4x प्लस 80 माइनस 2y प्लस 5x प्लस 5y माइनस 50। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आएगा z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 37। और इसे हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये कोस्ट है। जब भी कोस्ट होगी तो उसे क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। दिस वाज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात बाद में करूंगी, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सबके सामने आती है। उसे कैसे सॉल्व किया जाता है? इस मेथड से, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि किस फैक्ट्री से किस एजेंसी को कितना माल भेजना है। थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल इज़ लेट्स बिकम मैथमेटिशियन एंड माई सेल्फ रेनू गुप्ता। आई एम प्रोफेसर इन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी टॉपिक जो आप हमसे करना चाहते हैं जिसके लेक्चर मैं अपलोड कर सकूं, वो ज़रूर बताइएगा ताकि हमें और आगे काम करने की इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।